गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है सूर्य रॉय और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे नए नवेले बैच पर। हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इस बैच पर जुड़े होंगे। और जैसा कि हमने पिछली ज्योग्राफी क्लास में देखा था, ज्योग्राफी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था और समझने की कोशिश करी थी कि ज्योग्राफी कितने पार्ट में डिवाइडेड है। ज्योग्राफी दो भागों में डिवाइडेड है, दैट इज़ इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी। बट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपकी जो पकड़ बननी चाहिए वो इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा बननी चाहिए इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे जो मुख्य रूप से हमें कवर करने हैं। मैंने आपको बताया था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के भौतिक विभाग। भारत के भौतिक विभाग में भी कितने अन्य चैप्टर्स हमें कवर करने हैं, जैसे हिमालयस हो गया, हिमालयस के साथ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस हो गया। उसके बाद हमें प्रायद्वीपीय पठार कवर करना है, पेनिनसुला प्लेट्यू कवर करना है। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान कवर करना है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कवर करना है, द्वीप कवर करने हैं, वॉल्केनोज कवर करने हैं, है ना, और डेजर्ट्स कवर करने हैं। ये सारी चीज़ें हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में कवर करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो ड्रेनेज सिस्टम मतलब ड्रेनेज सिस्टम में सारी चीज़ें आती हैं, आपके रिवर्स भी आ जाते हैं और इंक्लूडिंग आपका लेक्स भी आ जाते हैं। पर लेक्स के लिए हम एक डिफरेंट अप्रोच रखेंगे और एक नया टॉपिक ज्योग्राफी में समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ रामसार साइट्स। तो रामसार साइट्स अगर हम कोशिश करेंगे तो रामसार साइट्स में अप्रॉक्सीमेटली मेजरली आपके लेक्स कवर हो जाती हैं। कुछ अगर लेक्स छूट जाती हैं तो एट द एंड ऑफ द यू नो आफ्टर द एंड ऑफ द टॉपिक विल कवर दोज लेक्स एज वेल। और अगर मैं आपसे बात करूं इकनॉमी भी मैं ही कवर करवाता हूं। तो इकनॉमी की आपकी दो क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लासेस जो है हम इकनॉमी की डेफिनेशन हमने जानी थी, इकनॉमी का जो डेमो हुआ था, इकनॉमी की डेफिनेशन के बाद मैंने इकनॉमी का प्रकार भी डिस्कस किया था। और आज भी जो क्लास हुई हमारी सेकंड क्लास ऑफ इकनॉमी, उसमें भी मैंने आगे की लेक्चर कंटिन्यू करें। तो आज इंडियन ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपसे क्या कहता है? इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आप देख पा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का इधर देख पा रहे हैं आप। इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपसे कहता है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की स्थिति और भारत की संरचना। क्या कहते हैं? भारत की स्थिति और भारत की संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम इस वाले चैप्टर में बात करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्या कहेंगे, शुरुआती जो चैप्टर है। पहले अगर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो तो भारत को तो जान लो पहले कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की लोकेशन कहाँ पर है हमारे वर्ल्ड मैप पर। और भारत की कुछ कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, भारत की कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा सबसे छोटा राज्य है ना, नॉर्थ सेवन सिस्टर्स किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वाली क्लास में जानेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैप एक बार ज़रूर हम आज की क्लास में या अगली वाली क्लास में, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, बट अगली वाली क्लास में हम मैप मैप मेकिंग करेंगे कि आप भी अपने घर पे एक मैप लेकर बैठिएगा और मेरे पास भी मैप होगा। हम साथ साथ एक एक राज्य कवर करेंगे इंडिया के मैप पर, और उसके साथ साथ जैसे जैसे राज्य होंगे उसी के हिसाब से मैं राज्य के कैपिटल भी कवर करता जाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में होगा, बट आज की क्लास में हम कुछ डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा भारत की लोकेशन के बारे में। ठीक है, भारत की लोकेशन के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अगर मैं भारत की लोकेशन के बारे में बात करूं, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये जो पीछे पीछे वाइट बोर्ड दिख रहा है ना, इसको मेरा वर्ल्ड मैप मान लो। जैसे मैंने कल भी आपसे बात करी थी, अगर मैं पूरा ग्लोब, मेरा ओवल स्ट्रक्चर होता है ना हमारे पूरे अर्थ का, अंडाकार जो स्ट्रक्चर होता है, उसको अगर मैं पूरा खोल देता हूं तो मेरा वर्ल्ड मैप बन जाता है सामने। ठीक है, इस पूरे जो मेरा बोर्ड है इसको वर्ल्ड मैप आप इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे? अरे भैया, वर्ल्ड मैप इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, वर्ल्ड मैप अगर इमेजिन करोगे, वर्ल्ड मैप में मैं क्या करता हूं, हमारी जो वर्ल्ड मैप है ना, हमारे पूरे वर्ल्ड को मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं। मैं दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा हूं, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टू इक्वल पार्ट्स में मैंने अपने पूरे वर्ल्ड को, मतलब पूरे ग्लोब को एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। ठीक है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास ग्लोब होगा, एक बार दिखा देंगे आपको जल्दी से। एक सेकंड, ग्लोब नहीं है मेरे पास। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहना चाह रहा, आप बस ये समझो। ठीक है, ये मैंने एक बीच में से जो लाइन खींची, इस लाइन को मैंने, इस लाइन की मदद से हमारे पूरे ग्लोब को, हमारे पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, बीच में अगर मैं पूरे ग्लोब के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर मैं
इस बॉटल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये ग्लोब मान लो, ये पूरा मेरा ग्लोब है, ठीक है। और ग्लोब के मैंने 360 डिग्री एंगल में मैंने एक सेंटर मोस्ट लाइन कवर कर ली है, सेंटर मोस्ट लाइन खींच दी है। सेंटर मोस्ट लाइन मैंने 360 डिग्री खींच दी, वही ये लाइन है। ये सिंपल एक वर्ल्ड मैप पर अगर मैं बोल रहा हूं, मतलब ग्लोब के 360 डिग्री, मतलब ऑल राउंड ये लाइन खींची हुई है, ठीक है। दैट इज द लाइन। अब अगर मैंने एक लाइन खींची एक ग्लोब के, ये अगर हम अपना अर्थ मान ले, अगर हम अपना पूरा ग्लोब मान ले, इसके बीच में मैंने एक लाइन खींची 360 डिग्री की, और इस बॉटल को, मतलब इस ग्लोब को मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। इस ग्लोब को, इस बॉटल को मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया। अब दो भागों में डिवाइड करता हूं तो कौन से दो भागों में डिवाइड करूंगा? अगर मैंने बीच से एक रेखा खींच ली तो कौन से दो भागों में डिवाइड करूंगा? एक ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। डायरेक्शंस के बारे में मैंने कल बात करी थी, अब ये मत बोलिएगा डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं हुई। मैंने आपसे बोला, मैंने एक लाइन खींची, भूमध्य रेखा, नाम इसको बाद में देखें, बट मैंने दो पार्ट में हमारे पूरे अर्थ को डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट? ये वाला मेरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मतलब मेरा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर नाम दे देता हूं इसको मैं। और इसको ये वाले पार्ट को मैं नाम दे देता हूं सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। अब इस रेखा को, ये जो रेखा है हमारी, इसको लाइन, इस लाइन को नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी में, हमारे पूरे वर्ल्ड में इस लाइन को एक नाम दे रखी है। इंग्लिश में इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन, इक्वेटर। और इसकी डिग्री मानी जाती है 0 डिग्री। मैंने आपको बताया ना, हमारी अर्थ जो है वो 360 डिग्री राउंड है। तो ऐसी ही एक लाइन, इसके ऊपर दो लाइन, उसके ऊपर 3 लाइन, उसके ऊपर 4, 5, 6, ऐसे करके काफी सारी इक्वेटर लाइन है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कितनी टोटल इक्वेटर लाइंस आपको देखने को मिलती है। बट उसमें से एक इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है, मतलब ये सेंटर मोस्ट लाइन है जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। अगर मैं इसके ऊपर एक और इक्वेटर लाइन खींचता हूं, एक और लाइन खींचता हूं, तो ये मेरी हो जाएगी 1 डिग्री। ये मेरी क्या हो जाएगी? ये 1 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा, या 1 डिग्री लाइन हो जाएगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस पर रहते हैं, मैंने आपको बताया इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री लाइन, ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री की मदद से मैंने हमारे अर्थ को, वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड कर दिया, दैट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही जैसे मैंने अर्थ को दो भागों में डिवाइड किया, अब मैं अर्थ को हमारे 4 हिस्सों में बांटने जा रहा हूं। मैं 2 हिस्सों में और बांटने जा रहा हूं हमारी अर्थ को। जैसे मैंने अभी अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया नॉर्थ में और साउथ में, अब मैं अर्थ को डिवाइड करने जा रहा हूं वर्टिकली। वर्टिकली कैसे? ऐसे एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, ठीक है। अब अर्थ मेरे 4 हिस्सों में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गए। कैसे हो गए? ये वाला जो हेमिस्फीयर है, अगर मैं इस लाइन के अनुसार बात करूं, इस वाली लाइन के अनुसार, फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी लाइन है ना, बीच में से अगर मैं लाइन खींचता हूं तो ये वाला पोर्शन मेरा कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन जो होगा, अगर बीच में से लाइन खींचता हूं, ये वाला पोर्शन कौन सा होगा? ये मेरा पोर्शन होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न, पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसी के साथ ये हटाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर यहां लिख देंगे। सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वहीं अगर मैं इस वाले पार्ट पर बात करूं तो ये मेरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, राइट। ये मेरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ओके। चलो, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उसके साथ साथ ये मेरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं ये वाली लेटी हुई लाइन के हिसाब से बात करूं, मतलब 0 डिग्री, जो भी जितनी भी लाइन लेटी हुई लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उनको कहते हैं हम लैटिट्यूडनल लाइंस। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइंस होती हैं, उसको हम नाम देते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। वही एक लैटिट्यूडनल लाइन की जो मैंने अर्थ को 2 भागों में डिवाइड किया, उस लैटिट्यूडनल लाइन को मैंने नाम दिया किसका? इक्वेटर 0 डिग्री का मैंने नाम दिया। और हमारी अर्थ को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, लेटी हुई लाइन की मदद से मैंने अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो नॉर्थ में और दूसरा साउथ में। वैसे ही मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींची, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो खड़ी हुई लाइंस होती हैं हमारी अर्थ पर जो बिछी हुई हैं, उसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं दीक्षांतर रेखा। मैंने एक दीक्षांतर रेखा हमारे पूरे वर्ल्ड पर एक और खींची, और मैंने अगेन हमारे
जो पूरे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड किया, वर्टिकली मैंने दो भागों में डिवाइड किया। ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। ऊपर और नीचे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आएगा, नीचे आएगा सदर्न हेमिस्फीयर, इधर आएगा हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर राइट हैंड साइड पर आएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इन चारों पार्ट में इन दो लाइनों का इस्तेमाल करके हमारे पूरे अर्थ को चार भागों में डिवाइड करता हूं। कितने भागों में डिवाइड करता हूं? चार भागों में डिवाइड करता हूं। जैसे मैंने एक लैटिट्यूडनल लाइन 0 डिग्री की जो लैटिट्यूडनल लाइन थी, मेरी अक्षांश रेखा थी, उसको मैंने नाम दिया इक्वेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। वैसे ही ये मेरी 0 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींची मैंने क्या बोला? जो खड़ी हुई लाइंस होती हैं उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम दिशांतर रेखा। जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूडनल लाइंस, जिसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड को दिशांतर रेखा। चलो इसके आगे मैं बोल रहा हूं लॉन्गिट्यूड, जैसे मैंने इस लैटिट्यूडनल लाइन को 0 डिग्री की लैटिट्यूडनल लाइन को इक्वेटर भूमध्य रेखा का नाम दिया, वैसे ही मैं इस 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूडनल लाइन को एक नाम देना चाहता हूं, और मैं इसका नाम रखना चाहता हूं ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन, इसका मैं नाम देता हूं ग्रीनविच मेरिडियन। क्या नाम दिया? ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। एक चीज आपको अगेन एक और चीज क्लियर कर देता हूं, अगर मैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से ये जो लाइंस हमारे पूरे अर्थ पे बिछी हुई है, मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि एक ही लाइन है या एक ही लैटिट्यूडनल लाइन है या एक ही लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ऐसा नहीं है। अगर मैं टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करूं तो 300 लॉन्गिट्यूडनल लाइन मतलब वर्टिकल लाइन हमारे अर्थ में खिंची हुई है, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस है, हम इमेजिन करते हैं कि ऐसी लाइंस हैं हमारी अर्थ पे, या हमने ज्योग्राफी में कुछ काम के लिए, कुछ उपयोग के लिए ऐसी कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट करे हुए हैं। वैसे ही अगर मैं लैटिट्यूड्स की बात करूं तो टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस मतलब जो लेटी हुई लाइंस हैं वो 180 लैटिट्यूडनल लाइंस हम मानते हैं हमारे अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस जो बिछी हुई हैं। तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्यों हम इमेजिन करते हैं कि ऐसी लाइंस है? बच्चे में हम इसलिए इमेजिन करते हैं बिकॉज टू मेजर लेंथ प्लस टाइम। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह के बीच में डिस्टेंस, सॉरी लेंथ लिख दिया, यहां पर डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह के बीच में अगर कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और टाइम कैलकुलेट करना है तो हम इन लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा जीपीएस वर्क करता है ना, जीपीएस से तुम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो जीपीएस क्या लगता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके कैसे देता है तुमको, कि अभी यहां से तुम्हें फॉर एग्जांपल गाजियाबाद से अगर कहीं यूपी से तुम्हें जाना है मध्य प्रदेश की तरफ, तो अप्रॉक्सीमेटली वो आपको बता देगा आपको इतने 800 किलोमीटर कवर करना है या 1200 किलोमीटर कवर करना है। तो क्या लगता है ये कैसे कैलकुलेट करके डिस्टेंस कैसे बताता है, और टाइम भी बता देता है अप्रॉक्सीमेटली। चलो टाइम तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया, बट डिस्टेंस तो बता देता है। डिस्टेंस वो तभी बता पाता है जब उसके पास लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगी, जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हमारा जियो पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको हम जीपीएस कहते हैं, वो वर्क करता है। किसकी मदद से? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइन का उपयोग करता है। ये जो इमेजिनरी लाइंस है इसी से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब मैं अर्थ की, हमारे इंडिया की लोकेशन की बात कर रहा था, इंडिया की लोकेशन की बात कर रहा था। ये मैंने बहुत ठीक है, देखो एक बार वर्ल्ड मैप पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने बीच वाली लाइन खींची ना, ये वाली जो लाइन खींची है, ये देखो ये रही आपकी लाइन, ये जो बीच की लाइन खींची है ये रही आपकी लाइन, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, मतलब इक्वेटर 0 डिग्री। ये मेरी 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री से मैंने अर्थ को, हमारे पूरे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड किया, ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड किया था। वैसे ही आपको एक लाइन और दिख रही है हमारे अर्थ पे, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन, इसको ग्रीनविच मेरिडियन कह लो या प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हो, इसको ग्रीनविच मेरिडियन कह लो या प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं। प्राइम मेरिडियन से मैंने अगेन हमारी अर्थ को, हमारे ग्लोब को, हमारे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो इस भाग में डिवाइड कर दिया, एक इस भाग में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो भाग आएगा आपका कौन सा हेमिस्फीयर आएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला जो आएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा। इस चीज की मैं बेसिक सी चर्चा कर रहा था। अब अगेन वापस चलो, मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। दोबारा से कॉन्सेप्ट क्या बताऊंगा, अब मैं बस डायरेक्टली इंडिया की लोकेशन पर आना चाहता हूं। अब मैं वर्ल्ड के मैप पर देखूं, ये मेरी कौन सी लाइन है, मेरे को जल्दी से बताएंगे ये मेरी कौन सी लाइन है? मेरे को जल्दी से बताओ ये मेरी कौन सी लाइन है? ये वाली जो लाइन है, नाम मत बताना, पर ये बताओ इस लाइन को, ऐसी लाइंस को जो लेटी हुई होती है उनको क्या कहते हैं? जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं?
लैटिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस। और जो खड़ी हुई लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ये तो सबको क्लियर है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन के हिसाब से ये वाला हेमिस्फीयर कौन सा हो गया? ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं हो गया? ये वाला हेमिस्फीयर कौन सा हो गया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं हो गया? लॉन्गिट्यूडनल लाइन के हिसाब से। लैटिट्यूडनल लाइन के हिसाब से ऊपर वाला, पूरा ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा गोलार्ध हो गया? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया। और पूरा नीचे वाला जो हिस्सा है कौन सा हेमिस्फीयर हो गया? सदर्न गोलार्ध हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, अब मैं देखो अपने मन से नहीं बता रहा, बट इंडिया की लोकेशन ही वही है। इंडिया की लोकेशन कुछ आपको वर्ल्ड मैप पर यहां देखने को मिलती है। इंडिया की लोकेशन अगर आपको वर्ल्ड मैप पर बोलूं तो आपको यहां देखने को मिलती है। अगर इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर अगर वहां देखने को मिलती है तो मेरे को बताना हेमिस्फीयर के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इंडिया की लोकेशन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है? मैंने आपसे पूछा लैटिट्यूडनल लाइन मतलब अक्षांश रेखा के हिसाब से भारत की जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? जल्दी बताओ मुझे। सही कहा, सही कहा, बिल्कुल सही कहा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उसी के अनुसार अगर मैं बात करूं, अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन के हिसाब से बात करूं मतलब दीक्षांतर रेखा के हिसाब से बात करूं तो आपको क्या लगता है भारत की लोकेशन कहां पर? पश्चिमी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में? मैंने आपको बोला अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल दीक्षांतर रेखा के हिसाब से बात कर रहा हूं तो भारत की लोकेशन पश्चिमी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध में लगती है? बताना। भारत की लोकेशन, बिल्कुल सही कहा आपने, भारत की जो लोकेशन लगती है दैट इज एन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट इज एन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर मैं लैटिट्यूडनल लाइन के हिसाब से बात करूं, इस लाइन के हिसाब से बात करूं, भारत की लोकेशन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और अगर इस लाइन के हिसाब से बात करूं, भारत की लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आप मुझे सरल सा उत्तर लगाकर ये दे सकते हैं कि लैटिट्यूडनल लाइन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, लैटिट्यूड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इंडियाज लोकेशन इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है हमारे भारत की लोकेशन। और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन के हिसाब से बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन के हिसाब से बात करूं तो भारत की जो लोकेशन है दैट इज एन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट इज इन व्हाट? दैट इज एन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? तो इसको सम अप करके मैं ये लिख सकता हूं, इसको सम अप करके मैं ये लिख सकता हूं कि इंडियाज लोकेशन इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत की लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। भारत की लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कहां पर है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड की टर्म में, नॉर्थ जो है वो लैटिट्यूड की टर्म में और ईस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूड की टर्म में। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमें देखने को मिलती है। क्या? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमें देखने को मिलती है भारत की लोकेशन। जैसा वर्ल्ड मैप पर भी एक बार और देख लेते हैं, ये वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये वाला साउथ हेमिस्फीयर, ये वाला ईस्ट हेमिस्फीयर, ये वाला साउथ हेमिस्फीयर, सॉरी ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और भारत की लोकेशन आप देख लो, मैं झूठ नहीं कह रहा, भारत की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर कुछ यहां देखने को कहती है, मिलती है। तो लैटिट्यूड की टर्म में जो लेटी हुई लाइन है उसकी टर्म में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और जो खड़ी हुई लाइन है उसकी टर्म में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो भारत की जो हमारे वर्ल्ड मैप पर लोकेशन निकलती है दैट इज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। व्हाट इज द लोकेशन? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करिएगा, है ना? और कमेंट बॉक्स का उपयोग करिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा, है ना? अगर आपको ये फैसिलिटी मिली हुई है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग क्वेश्चन पूछें और मैं क्वेश्चन का उत्तर दे सकूं, आंसर कर पाऊं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कोई भी ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, क्लास में कोई भी डाउट्स के साथ जाना नहीं चाहिए, डाउट्स के साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब पहला पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट कहता है इंडिया इज लोकेटेड लैटिट्यूडनली, लैटिट्यूडनल लाइन के हिसाब से इंडिया की जो लोकेशन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो इंडिया की लोकेशन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एम आई राइट? ओके, दूसरा पॉइंट समझते हैं। अभी जो हमने जाना है वो पहला पॉइंट ही जाना है, अभी इंडिया की लोकेशन जानी है, पहला पॉइंट ही जाना है। अब दूसरा पॉइंट जानते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपको? दूसरा पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई लाइन। ठीक है ना? ऐसी कितनी लाइंस है? ऐसी कितनी लाइंस है?
लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करूँ तो 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, और लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में बात करूँ तो 180 लैटिट्यूडनल लाइंस है। लेटी हुई लाइन इमेजिनरी 180 है और 360 खड़ी हुई लाइंस है। और इन लाइन का काम क्या होता है? इन लाइन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का जो काम होता है, वर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस, वर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस is to calculate distance and time। डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींची हुई होती हैं। ठीक है, अब मतलब मैंने आपको बताया कि 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, 180 लैटिट्यूडनल लाइन है, तो भारत में भी तो बहुत सारी लैटिट्यूडनल लाइन खींच कर जा रही होंगी, है कि नहीं? ऐसे भारत के बीच में भी तो बहुत सारी लैटिट्यूडनल लाइन खींच के जा रही होगी, और ऐसे ही भारत के बीच में काफी सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी खींच के जा रही होंगी, है कि नहीं? और जैसे मैंने नाम दिया था, जब मैंने इक्वेटर बोला था तब 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर चलोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके आता है। वैसे ही इसकी भी कुछ डिग्रीज होंगी, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूडनल लाइन की भी कुछ डिग्रीज होंगी। राइट और रॉन्ग? ठीक है, राइट और रॉन्ग अगर आप कह रहे हैं राइट सर, तो एक बार हम डिग्री के अनुसार बात कर लेते हैं, डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं लैटिट्यूडनल डिग्री के अनुसार। अगर मैं लंबाई मेजर कर रहा हूं, मतलब एंगुलर डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है अगर मैं नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस मतलब कहां गया हमारा वर्ल्ड मैप, देखता हूं, इंडिया का मैप अगर मिल जाए मुझे, देखते हैं। ठीक है, इस वाले मैप पर एंगुलर डिस्टेंस अगर मैं बोलता हूं, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस मतलब एंगुलर डिस्टेंस, मतलब मैं लंबाई कैलकुलेट कर रहा हूं। और लंबाई तुम कौन सी रेखा से कैलकुलेट कर सकते हो? लंबाई तुम कौन सी रेखा से कैलकुलेट कर सकते हो? अगर मैं डिस्टेंस, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात करूं, एंगुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात करूं, तो यू कैन यूज लैटिट्यूडनल लाइंस, यू कैन यूज लैटिट्यूडनल लाइंस। अगर मैं ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं, उल्टा लिख दिया है ये, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं, ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं कौन सी रेखा का इस्तेमाल कर सकता हूं? तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का इस्तेमाल कर सकता हूं। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये मैंने अपना इंडिया बना लिया। ठीक है, मैंने आपको बोला एंगुलर डिस्टेंस मतलब नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ का अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं, तो भारत के मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, अभी भारत के मेन लैंड की बात कर रहा हूं। मेन लैंड कौन सा, कहां से शुरुआत होती है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु और ऊपर जम्मू कश्मीर तक मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं मेन लैंड की बात करूं, तो इंडिया की जो लैंड शुरू होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। मैंने कहा, अब ये दोनों जगह मैंने नॉर्थ नॉर्थ क्यों लगा दिया? क्योंकि भारत जो है, नीचे तो साउथ लगाना चाहिए था ना। अगर मैं नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो नीचे तो साउथ लगाना चाहिए था, बट नहीं। अभी मैं भारत की लोकेशन जो है आपको देखने को मिलती है टोटल नॉर्थन हेमिस्फीयर में, टोटल नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में अगर सारी लोकेशन देखने को मिलती है, तो जितनी भी लाइंस खींची होंगी, जितनी भी मेरी अक्षांश रेखा खींची होगी, तो वो तो सारी अक्षांश रेखा जो होगी वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी ना, क्योंकि ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है और हमारा भारत जो है वो पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस वजह से ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री जो होगी वो नॉर्थ वाले डायरेक्शन में होगी। इंडिया की जो डिस्टेंस आप याद रखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक भारत की लंबाई कैलकुलेट करी जाती है। भारत की लंबाई कैलकुलेट करी जाती है लैटिट्यूडनल डिग्री की टर्म्स में। कहां से कहां तक? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक की। अगर मैं मेन लैंड इंडिया की बात करता हूं, तो दिस इज द लेंथ ऑफ इंडिया, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ इंडिया। अगर मैं विड्थ मेजर करना चाहूं, चौड़ाई अगर मेजर करना चाहूं, मतलब मैं कह रहा हूं ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस अगर मैं मेजर करना चाहूं, चौड़ाई मेजर करना चाह रहा हूं अगर मैं भारत की, तो चौड़ाई अगर मुझे मेजर करनी है तो मैं कौन सी लाइंस का इस्तेमाल करूंगा? तो मैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन का इस्तेमाल करूंगा, ये वाली लाइन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम ऐसे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 से 4 डिग्री, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम डिस्टेंस। और वहीं अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के डिस्टेंस की बात करता हूं, भारत की शुरुआत होती है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्रीज
25 मिनट्स ईस्ट। दोनों जगह ईस्ट क्यों लिखा? क्योंकि लॉन्गिट्यूड की टर्म में अगर मैं बात करूं तो भारत की जो लोकेशन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखते हैं जल्दी से। दूसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट यही कह रहा है द इंडियन मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ to 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थन लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड पर इंडिया की लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलती है। लंबाई मैंने आपको बताया, कैलकुलेट करो लैटिट्यूड की मतलब अक्षांश रेखा की मदद से, और जैसे मैंने आपको बताया चौड़ाई कैलकुलेट करो लॉन्गिट्यूडनल लाइन की मदद से, मतलब दिशांतर रेखा की मदद से। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? एक बार जल्दी से दोनों के दोनों पॉइंट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट देखते हैं हमें क्या समझा रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर्स एंड ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट इज 2933 किलोमीटर्स। इसका मतलब सरल सा ये है, अभी जो हमने इंडिया की जो लंबाई और चौड़ाई कैलकुलेट करी थी वो लैटिट्यूड की डिग्री की मदद से करी थी। अगर मैं वही लैटिट्यूड की डिग्री को कन्वर्ट कर दूं किलोमीटर में, अगर मैं वही डिग्री को कन्वर्ट कर दूं किलोमीटर में, तो किलोमीटर में मेरा क्या उत्तर आएगा? जैसे मैंने निकाला, भारत की लंबाई जो निकाली वो नीचे से शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के शुरू होती है, ये कहाँ तक जाती, कहाँ तक है? 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के। और मैंने जब बात करी चौड़ाई की बात करी तो इसकी चौड़ाई की शुरुआत होती है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के जाता है ये 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक भारत की चौड़ाई मेजर करते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं 8 डिग्री से 37 डिग्री, 8 डिग्री के से 37 डिग्री की तरफ आप जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? तो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? 3214 किलोमीटर्स। मतलब भारत की जो लंबाई देखने को मिलती है वो 3214 किलोमीटर की लंबाई देखने को मिलती है अगर मैं मेन लैंड की बात करता हूं। मतलब अगर तुम कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब कश्मीर अपर मोस्ट रीजन से तुम तमिलनाडु की तरफ बढ़ना शुरू करते हो तो तुम्हें 3214 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे। कितने कवर करने पड़ेंगे? 3214 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे। अगर मैं वहीं चौड़ाई कैलकुलेट करने की बात करता हूं, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलता हूं आपको किलोमीटर्स की टर्म में, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे 2933 किलोमीटर्स। 2933 किलोमीटर्स। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो आप 2933 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा आपको। मतलब गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश जाना है तो 2933 किलोमीटर्स आपको जाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइन का जो काम होता है वो टाइम और डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। अगर मैं 1 डिग्री लैटिट्यूड से 2 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ बढ़ूंगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। कितना होता है? 1 डिग्री टू 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड अगर मैं जाऊंगा तो मुझे 111 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के अगर मैं 9 डिग्री 4 मिनट तक जाऊंगा, अगर मैं तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर केरला की तरफ बढ़ता हूं, 8 डिग्री से मैं 9 डिग्री की तरफ जाऊंगा तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री मैंने मैंने 1 डिग्री बढ़ा दिया, तो इस 1 डिग्री को कवर करने के लिए मुझे 111 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। कितना मूव करना पड़ेगा? 111 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। और हम एवरेजली अगर निकाल के बात करें तो ये 111 किलोमीटर जो मूव करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला मैं अगर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 9 डिग्री 4 मिनट्स, मतलब 1 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, 1 डिग्री कवर करना है, तो 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री के बीच में मैंने आपको डिस्टेंस बताया 111 किलोमीटर का होता है। और 111 किलोमीटर हम कवर कर पाते हैं 4 मिनट में। ये एवरेजली देखा गया है। अगर मूव करें 111 किलोमीटर अगर हमें कवर करना है डिस्टेंस तो हमें लगभग 4 मिनट लगेंगे ये 111 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्टेंस बताया 1 डिग्री से 2 डिग्री, मतलब अगर आप 1 डिग्री चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो आपको 111 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। वैसे ही
अगर आप 1 डिग्री से 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड की तरफ चलते हैं तो आपको 111 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। वैसे ही हमने किलोमीटर वाइज डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया। कैसे? अगर देख लो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर 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 जाना शुरू करूंगा और 37 डिग्री तक आऊंगा, अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस आ रहा है वो 30 डिग्री का आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस आ रहा है 30 डिग्री का आ रहा है। अगर 30 डिग्री को मैं 111 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लगभग लगभग आपका जो उत्तर आता है, अगर मैं 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करता हूं तो लगभग लगभग आपका जो उत्तर आता है दैट इज 3214 किलोमीटर। वैसे ही अप्रोक्सीमेट डाटा मैंने 30 डिग्री बताया, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, मैं टोटल अच्छे से कैलकुलेट करके तो नहीं बता रहा, बट अप्रोक्सीमेट मैंने 30 डिग्री का डिफरेंस बताया। वैसे ही आपको 68 से 97 के बीच में भी डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है? 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैंने 1 डिग्री का आपको बताया था 111 किलोमीटर, 30 अगर मैं 111 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगेन आपको अप्रोक्सीमेटली जो देखने को मिलेगा 2933 किलोमीटर, यहां पर लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा 2933 किलोमीटर। बोथ आर राइट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री के बीच में दोनों डिस्टेंस देखने को मिलेगा। और किलोमीटर की टर्म में अगर मैं लंबाई की बात करूं दैट इज 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर वहीं चौड़ाई की बात करें तो दैट इज 2933 किलोमीटर। आई होप, आई बिलीव दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमसे क्या पूछता है? द 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू मिर्जापुर। दिस इज द स्टैंडर्ड मरीडियन लाइन ऑफ द कंट्री। दिस इज द स्टैंडर्ड मरीडियन लाइन ऑफ द कंट्री। ओके, ये रहा आपका मैप। मैं आपसे कह रहा हूँ जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, एक तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो खींची थी वो कुछ ऐसे खींची थी, जो मैंने आपको बताया था प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन ये मैंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन दी थी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींची हुई है, 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींची हुई है। और ऐसी ही एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो भारत से भी जाती होगी। एक क्या, काफी ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हमारे भारत से क्रॉस करती हैं। 30 अप्रोक्सीमेटली 30 या 30 से ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल लाइन भारत से क्रॉस करती हैं। उसमें से एक लाइन हमने पकड़ी हुई है, उसमें से एक लाइन हमने पकड़ी हुई है, ठीक है ना, उसमें से एक लाइन हमने पकड़ी हुई है और इस लाइन को हमने नाम दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड मरीडियन लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन का मैंने नाम दिया हुआ है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है ये जो इस लाइन से पूरे हमारे इंडिया का जो है टाइम कैलकुलेट होता है। जैसे ग्रीनविच मेरिडियन से पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट होता है, वैसे ही इस एक लाइन से हमारे पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की टर्म्स में हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें टाइम और डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। चलो, मैंने आपको बताया कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। वैसे ही इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो हमारे भारत के बीच में से गुजरी हुई है, जिससे हमारे पूरे भारत का टाइम कैलकुलेट होता है। देखो, भारत का एरिया कितना बड़ा है, भारत का एरिया कितना बड़ा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ चलता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलता है 2933 किलोमीटर। तो 2933 किलोमीटर, अगर मैं ये वाली जो मेरी डिग्री है 68 है अप्रॉक्सीमेटली और ये वाली 97 है, मैंने आपको बताया 1 डिग्री 68 से 69 बढ़ोगे तो 4 मिनट आगे जाना पड़ेगा, 4 मिनट कवर करना पड़ेगा। 69 से 70 की तरफ बढ़ोगे प्लस 4 मिनट्स और, मतलब 8 मिनट ऐड करने पड़ेंगे। अगर 70 से 71 जाओगे प्लस 4 मिनट्स मोर, 71 से 72 प्लस 4 मिनट्स मोर। ऐसे करते करते आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं, गुजरात, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो स्टेट है हमारा, ये गुजरात है। और यहाँ पर जो है हमारा आखिरी स्टेट जो है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है, आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब अगर आपको 2933 किलोमीटर कवर करने हैं तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। मतलब सूर्य उदय अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हो रहा है, वही सूर्य उदय आपको गुजरात में कितने बजे देखने को मिलेगा? 6 बजे देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट टाइम डिफरेंस जो है वो 2 घंटे का है। अप्रोक्सीमेट टाइम डिफरेंस जो है वो 2 घंटे का है। मतलब समझ में आया आपको?
तो ये टाइम डिफरेंस हमारे पूरे वर्ल्ड में ना हो और हर राज्य में अलग अलग टाइम जोन्स ना हो, पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक टाइम से सारे लोग चलें, भारत के सारे लोग चलें एक ही टाइम के अनुसार, इसीलिए हमने एक टाइमलाइन चूज करी है। इसीलिए हमने एक टाइमलाइन चूज करी है और इस टाइमलाइन की डिग्री है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट की टाइमलाइन। इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमने इंडिया में, चाहे अरुणाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति हो जाए, चाहे गुजरात का कोई व्यक्ति हो जाए, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति हो जाए, हर इंसान की घड़ी में एक ही समय हो रहा है, जो कि अभी मेरी घड़ी में बज रहे हैं 1:45 PM इज द टाइम। तो हर इंसान की घड़ी में इतना टाइम हो जाएगा और ये जो टाइम हमने कैलकुलेट किया है दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिसकी डिग्री मैंने आपको बताई 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। ये वाली आपकी टाइमलाइन देखने को मिलती है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड डेट लाइन भी कहते हैं, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। जैसे हमारी कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, ये कितने सारे कंट्रीज से होकर के गुजरती होंगी, कितने सारे राज्यों से होकर गुजरती होंगी एक कंट्री में। वैसे ही ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ये भारत में के बीच में से जो गुजरती है वो कुछ राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं। अब 5 राज्य कैसे याद करने हैं? ऑर्डर में याद करने हैं, नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में याद करने हैं। कैसे? नॉर्थ से साउथ में सबसे ऊपर एक राज्य आता है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नीचे आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिससे हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन या इंडियन स्टैंडर्ड डेट लाइन होकर के गुजरती है। सबसे ऊपर हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है? अरे भैया इसका नाम है मिर्जापुर, और मिर्जापुर के बीच से होकर के गुजरती है, सबसे नजदीक से, मिडिल पॉइंट अगर मैंने बोला, क्योंकि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों की ही उपयोगिता होगी अगर मैं किसी चीज का डिस्टेंस या टाइम कैलकुलेट करूं। तो हमने जो मिडिल पॉइंट डिसाइड किया है कि इस पॉइंट से पूरे इंडिया का टाइम जोन डिसाइड होगा, इस पॉइंट से पूरे इंडिया का टाइम जोन डिसाइड होगा। तो ये जो पॉइंट चूज किया हुआ है वो पॉइंट है आपका मिर्जापुर। वो जो पॉइंट है आपका दैट इज मिर्जापुर। मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है, जिस विलेज का नाम है नैनी विलेज। क्या नाम है? नैनी विलेज। Nani village is the centermost part of India. Nani village is the centermost part of India to decide the time zone of the entire country. क्या नाम है? सेंटर मोस्ट पॉइंट अगर इंडिया की टाइम जोन जिससे डिसाइडेड है, कौन सा सेंटर मोस्ट पॉइंट है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मिर्जापुर, और मिर्जापुर में एक विलेज है जिसका नाम है नैनी विलेज। ये एक सेंटर पॉइंट, मिडिल पॉइंट रखा हुआ है जिसमें पूरा हमारा इंडिया का टाइम जोन डिसाइड होता है। ठीक है, कौन कौन से मैंने राज्य बताए? सबसे पहला नॉर्थ से ऊपर चलो, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद लास्ट में आएगा आपका आंध्र प्रदेश। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये सारे हम पांचों के पांचों पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। 4th पॉइंट इज ऑल्सो डिस्कस्ड, 5th point is also discussed. 82 degrees 30 minutes east has been selected as standard meridian because there is a time lag of almost 2 hours. 2 hours के बीच में टाइम लैग है, टाइम गैप है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में डिस्टेंस मैंने आपको बताया कितना भैया? अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 3000 किलोमीटर मतलब यहाँ से आप जानते हैं सूर्य जो उदय होता है, हमारा सन जो राइज करता है, दैट राइजेस फ्रॉम ईस्ट, एंड अरुणाचल प्रदेश इज एन ईस्टर्न मोस्ट कंट्री। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य उदय 4 बजे 4 AM हो रहा है, तो सूर्य को, हमारे सन को पूरे ऑल अराउंड ट्रैवल करने के लिए और गुजरात तक पहुंचने के लिए, सन की जो प्रकाश है, सन की जो रेज है, गुजरात तक पहुंचने के लिए उसको और ऊपर कम से कम यहां तक तो आना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करना, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2 आवर्स का पड़ता है, 2 आवर्स का डिस्टेंस पड़ता है। तो मतलब गुजरात और अरुणाचल के प्रदेश के बीच में जो टाइम डिफरेंस है दैट इज ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। समझ में आ गया होगा आई बिलीव। ठीक है, चलिए चलो, आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो हमने ये वाला टॉपिक कवर किया। 5 पॉइंट, मुख्य पॉइंट इंडिया लोकेशन एंड स्ट्रक्चर के हमने कवर करे हैं, और इन 5 पॉइंटों के बाद हमें
अगला टॉपिक शुरू करना है, दैट इज़ एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। भारत के चरम बिंदु के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। भारत के चरम बिंदु के बारे में अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में जितना पढ़ाया गया, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पॉइंट आप बनाते चले होंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी और इसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।